वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। आज का लेक्चर है वर्ल्ड हिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वर्ल्ड वॉर वन से लेकर 1950 1990 तक, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने तक। वो मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। मैंने इसमें एनसीईआरटी पे फोकस किया है और एनसीईआरटी 11th और 12th पे फोकस किया। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनमें क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके सामने लेके आया हूँ। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रेचटेक फ्लैग। ये पहले ना पेज पे था। एक किस चीज़ का फ्लैग होता है? यूएसएसआर का फ्लैग था। नेटो का फॉर्म हुआ। नेटो फॉर्म होता है 1949 में। नेटो जब फॉर्म होता है उसके पास 12 स्टेट्स होती हैं, 12 स्टेट होती हैं। नेटो क्यों फॉर्म होता है? उसका रीजन है कि यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट स्टेट का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है, जो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अगर एक के ऊपर अटैक होता है तो सारे लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे। वॉरसो ऐसे ही इसके कंपटीशन में यूएसएसआर जो सेकंड सुपर पावर था वो वॉरसो पैक्ट बनाता है 1955 में। फिर पॉइंट था कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेम नेम 1961 में बेलग्राड में होती है और अटेंडेड बाय 25 मेंबर्स। इसको 25 मेंबर्स ने अटेंड किया था। ये क्वेश्चन 12 पूछा था कितने मेंबर्स ने किया। 25 मेंबर्स ने बेलग्राड की मीटिंग को अटेंड किया था। अब नेम के बारे में पता होगा तो नेहरू, टीटो, इन सब के बारे में पता। तो जो अलग नाम है वो थे नुकोरमा, वो घना से हैं, और एक सुकारनो, वो इंडोनेशिया से हैं। ये नाम पूछे जाते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइस 1962, कौन था उस टाइम यूएसआर में? कॉर्बा शेख थे। और यूएस में कौन था? कैनेडी था। रीजन क्या हुए थे? पहले से एक बैकग्राउंड बनता हुआ आ रहा था कि यूएस और यूएसएसआर में कोल्ड वॉर चली रही थी। और नॉट कोल्ड वॉर, डायरेक्टली वॉर भी चल रही थी, इनडायरेक्टली भी चल रही थी। क्या क्या रीजन थे? सबसे पहले कोरियन वॉर हुई थी 1950 में। उसमें दोनों अपोजिट साइड पे थे, यूएस यूएसएसआर। देन बर्लिन ब्लॉकेड हुआ था 61 में, बर्लिन वॉल बन गई थी। देन कॉन्गो क्राइसिस हुआ था 1960, जिसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो जाता है। देन आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है, अलाइड पावर कौन कौन सी थी वर्ल्ड वॉर सेकंड में? यूएस थी उस टाइम, यूएसएसआर, दोनों एक ही साइड पे थे, यूके एंड फ्रांस। और एक्सिस पावर थी जर्मनी, इटली एंड जापान। ये थी एक्सिस पावर। यूएस बॉम्बिंग ऑन न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब ऑन जापान, अगस्त 1945 में किया था। हिरोशिमा पे जो मारा था उसका नाम था, सबसे पहले हिरोशिमा मांगा था उसको मारा था लिटिल बॉय बोलते हैं। और नागासाकी पे जो उन्होंने मारा था उसको बोलते हैं फैट मैन। नागासाकी पे जो मारा था उसको बोलते हैं फैटमैन। फैटमैन बोला जाता है नागासाकी वाले को। यूएस अलायंस इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में सीटो बोलते हैं। और वेस्ट एशिया में जो अलायंस उन्होंने की थी वो सेंटो बोलते हैं। चाइना ने कब वॉर किया था यूएसएसआर से? इसकी डेट आपको मैच करने में मिल जाती है। 1969 में इसको वॉर किया था। 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आती है। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या होती है? ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कुछ नहीं है, सिंपल, दे वांट टू स्टॉप कम्युनिज्म फ्रॉम स्प्रेडिंग इनटू द डिफरेंट वर्ल्ड। तो कम्युनिज्म को रोकने के लिए जो उन्होंने अपनी जो चीजें चलाई थी उसको बोलते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। उसके तुरंत बाद आता है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्यों आता है? यूएस एड कर रहा होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट यूरोप। अब जो वेस्ट यूरोप में क्या होता है, वो यूएसएसआर का कब्जा होता है एक तरीके से उनका। उन लोगों ने इतनी सारी मोनोपोली बना रखी होती है, तो उन लोगों को एड करने के लिए, उनको खाना देने के लिए, क्योंकि 60 उन खाना देने के लिए, उनको सब सुविधाएं देने के लिए, फैसिलिटीज देने के लिए मार्शल प्लान बनाया जाता है। क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो होता है, वर्ल्ड वॉर, ये वेस्ट यूरोप जो था वो बहुत ज्यादा खत्म हो चुका था। वहाँ पे कुछ ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचा, कोई सर्विस नहीं बची, लोगों को एड करने के लिए मार्शल प्लान आया। 1954 में क्या इवेंट होता है? 1954 में तीन इवेंट होते हैं। पहले तो सीटो बनता है, फिर उसका डिवीजन ऑफ वियतनाम हो जाता है। 17th पैरेलल इज रिलेटेड टू वियतनाम, प्लीज रिमेंबर, ये जीके का क्वेश्चन भी है। और जेनेवा एकॉर्ड होता है 1954 में। फिर उसके बाद 1955 में बगदाद पैक्ट होता है। बगदाद पैक्ट किसको पूछा जाता है? पूछा जाता है किसको कहते हैं? सेंटो को बोला जाता है बगदाद पैक्ट। उसके बाद है 1961 बे ऑफ पिग्स इन्वेजन ऑफ क्यूबा। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस से रिलेटेड है, बे ऑफ पिग इन्वेजन है। यूएस ने जब घुसे थे क्यूबा में उसको बोलते हैं बे ऑफ पिग इन्वेजन। और 1961 में ही कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल हो जाता है। 1989 में फॉल होती है बर्लिन वॉल। कई बार ऑप्शंस में आता है 1990, तो 1990 में नहीं होती, 1989 में बर्लिन वॉल फॉल होती है। और 1961 में कंस्ट्रक्ट होती है, इसलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब नियो क्या होता है? नियो होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब ये इसकी शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले यूएनसीटीडी की रिपोर्ट आती है कि 1972 में टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑन डेवलपमेंट, उससे नियो की शुरुआत होती है। नियो एक है क्या? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब बहुत सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्री डीकोलोनाइज होती हैं, अपना एक अपना डेमोक्रेटिक नेशन बनती हैं या मोनार्क नेशन बनती है, अपना इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, तो वो चाहती हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का, जिसमें वेस्टर्न मोनोपोली है, उसको हटाया जाए और साउथ ब्लॉक भी आए।
साउथ ब्लॉक भी आए, जो सेकंड आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर जो कंट्रीज बनी उनका भी कुछ महत्व हो उस चीज में, उसको बोलते हैं न्यू। यूएनसीटीडी की रिपोर्ट आई थी टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी। फिर एलटीबीटी, अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज के नाम दे रखे थे सीधा डायरेक्टली एनसीईआरटी में। एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये 1963 में यूएसए, यूएसएसआर और यूके तीनों के बीच में हुई थी एलटीबीटी। यूएसए, यूएसएसआर एंड यूके। उस ब्रिटिश ब्रिटेन, आई शुड राइट ब्रिटेन, बैन, उन्होंने क्या किया, बैन कर दिया न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में और वाटर में, तीनों जगह बंद कर दिया। एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस एंड वाटर, ये होता है एलटीबीटी 1963 में। फिर आती है एनपीटी 1968 में आती है और एनफोर्स होती है 1970 में। ये क्या बोलती है कि भाई जो 1967 एक डेट दे दी उन्होंने, 1967 से पहले जिसने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं वो तो ठीक है, वो रख सकते हैं, पर लेकिन आगे कोई और नहीं बना सकता। तो इंडिया ने ना ही एनपीटी को साइन किया है, ना ही रेटिफाइड किया है, बिकॉज इट इज डिस्क्रिमिनेटिंग। क्योंकि 1967 से पहले जो जो कर चुके हैं, जो 5 नेशन कर चुके हैं, उनको अलाउड है, बाकी कोई और नहीं बना सकता। फिर है सॉल्ट वन। सॉल्ट वन 1969 में आती है, यूएस और यूएसएसआर के बीच में ये ट्रीटी है, सॉल्ट और स्टार्ट, याद रखनी है आपको। सॉल्ट पहले आती है 1969 में, सॉल्ट वन। निक्सन थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट और यूएसएसआर के ब्रेजनेव थे। ये क्या करती है, लिमिट एंटी ब्लास्टिक मिसाइल एंड लिमिट स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म। स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म या तो आपको मिस मैच मैच करने के लिए मिल जाएगा मैच ऑफ द फॉलोइंग में, या एंटी ब्लास्टिक मिसाइल से रिलेटेड है सॉल्ट वन। ऐसे सॉल्ट टू सेम मोटिव, बस डेट पता होनी चाहिए 1972। फिर आती है स्टार्ट वन। स्टार्ट वन क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1991 में होती है, जॉर्ज बुश और गॉर्बेचोव के बीच में। ऐसे स्टार्ट टू होती है 1993 में। तो आपको याद रखना है, पहले सॉल्ट आती है, सॉल्ट वन, सॉल्ट टू। सॉल्ट वन किस लिए होती है, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म को लिमिट करना और एंटी ब्लास्टिक मिसाइल को कम करना है, 69 एंड 72। 1991 में स्टार्ट वन होती है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, और स्टार्ट टू होती है 1993 में। फिर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं बता देता हूँ। 1922 में यूएसएसआर फॉर्म होता है 15 रिपब्लिक के साथ। 1922 में यूएसएसआर फॉर्म होता है। 1990 में लिथुनिया पहली स्टेट बनती है जो डिक्लेयर करते हैं इंडिपेंडेंस। से कई बार पूछा हुआ है, लिथुनिया बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। बोरिस येल्टन का बहुत बड़ा हाथ था डिसइंटीग्रेशन में, और यही बंदा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया बनता है 1991 में। 1991 में 3 मेजर रिपब्लिक्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, जो क्लियर साइन था कि अब डिसइंटीग्रेट हो चुका है, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। 1993 में 1991 में 3 बाल्टिक स्टेट जो पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, वो उन्होंने नेटो ज्वाइन कर लिया, लताविया, एस्टोनिया एंड लिथुनिया। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, लिथुनिया में बताया फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस लिथुनिया ही थी, तो लिथुनिया इज अ बाल्टिक स्टेट। डिसइंटीग्रेशन, अब ग्रेट टेरर एक मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ग्रेट टेरर ऑफ 1930। स्टालिन जब पावर में आया था तो उसने क्या किया, अपोजिशन पार्टी से सारे मेंबर्स को मार डाला, किसी अपोजिशन को खड़ा ही होने दिया, इसको बोलते हैं ग्रेट टेरर ऑफ 1930। फिर है डिसइंटीग्रेशन रिपब्लिक फ्रॉम यूएसए। जो 15 स्टेट डिसइंटीग्रेट हुई थी, उन्होंने बना लिया एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS। ब्रेजनेव ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, ब्रेजनेव ने कॉन्सेप्ट दिया एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का। ब्रेजनेव का टाइम ही था जहां पे डिटेन फेज था। डिटेन फेज क्या होता है, डिटेन एक फ्रेंच वर्ड है जो कि एक पीस का फेज होता है। जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, तो जब एक पीस का माहौल बना था उसको बोलते हैं डिटेन फेज। और अफगान की इन्वेजन जो हुआ था 1979 में, तो ब्रेजनेव के टाइम पे ये 3 चीजें हुई। अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या हुआ, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने अपनी तरीके से यूएसएसआर की इकोनॉमी, जो रशिया की इकोनॉमी को चलाना चालू किया। अर्लियर यूएसएसआर वाज अ कैपिटलिस्ट स्टेट, सो ऑल थिंग्स वर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में थी। पर लेकिन अब क्या हुआ कि कैपिटलिस्ट स्टेट की तरफ जाने लग गया, तो जो उनका सिस्टम था, जो पहले से ही हिस्टोरिकल सिस्टम था, वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया। उसको बोलते हैं शॉक थेरेपी। लार्जेस्ट गेल्स गराज सेल, ये इसी से रिलेटेड। शॉक थेरेपी के कारण जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज थी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, और इसलिए वो एक जंग खाना बन गई, जिसको बोलते हैं गराज सेल, लार्जेस्ट गराज सेल, बिकॉज ऑफ द शॉक थेरेपी। यूएसएसआर की इकोनॉमी और या रशिया की इकोनॉमी बाद में। अब इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, पहला गल्फ वॉर होता है 1990 में इराक में। इराक जब इन्वेड करता है कुवैत को, तो पहला गल्फ वॉर स्टार्ट हो जाता है। यूएस ने अपना एक मैंडेट करवा लिया यूएन से कि भाई हम फोर्स यूज करेंगे, और वहां पे एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म करते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर में। ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, इस टाइम इसमें यूएसए ने बहुत
हाई टेक्नोलॉजी के बॉम्ब्स यूज किए थे, इसलिए इसको कंप्यूटर वॉर भी बोला जाता है। और वीडियो गेम वॉर इसलिए बोला जाता है, रीजन बिंग इसकी इसकी जो इसको जो मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज किया था, इसलिए इसको वीडियो गेम वॉर भी बोला जाता है और कंप्यूटर वॉर भी बोला जाता है। सेकेंड गल्फ वॉर में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम होता है। सेकेंड गल्फ वॉर होती है 2003 में, उसको डेमोक्रेटिक वहां पे डेमोक्रेटिक अपसर्ज लाने के लिए सेकेंड गल्फ वॉर होती है। आपको बस याद रखना है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम सेकेंड में हुआ था और फर्स्ट गल्फ वॉर 1990 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था। जब यूएस की एम्बेसीज पे बॉम्बार्डिंग की गई तो उन्होंने एक नया ऑपरेशन चालू किया, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। इन्फिनाइट रीच ऑपरेशन उन्होंने चालू किया, ठीक है। और 9/11 जब होता है उनके ऊपर, तो उन्होंने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चालू किया, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हैं। सबसे पहले गल्फ वॉर के साथ होता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। सेकेंड गल्फ वॉर के साथ होता है इराकी फ्रीडम। यूएस के एम्बेसीज को बॉम्बार्ड करते हुए बोलते हैं इन्फिनाइट रीच। हम इन्फिनाइट रीच का मतलब होता है हम आपको कहीं तक नहीं छोड़ेंगे, आप कहीं भी पहुंचो, हमारी रीच इन्फिनाइट है। ऑपरेशन 9/11 का होता है एंड्योरिंग फ्रीडम। तो ये आपके ऑपरेशन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। अभी यूरोपियन यूनियन पे कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं एनसीईआरटी वगैरह में, तो मार्शल प्लान की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बनती है। 1992 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी होती है और यूरोपियन यूनियन फॉर्म हो जाती है। 2002 में यूरोपियन यूनियन की करेंसी लॉन्च हो जाती है, जिसको यूरो बोलते हैं। यूरोपियन यूनियन की करेंसी लॉन्च हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं यूरो, जिसको हम बोलते हैं यूरो बोलते हैं। और ईयू के फ्लैग में कई बार पूछा जाता है कि कितने स्टार हैं, 12 स्टार हैं। ईयू के पास सब कुछ कॉमन है, पर कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे कॉमन नहीं है ईयू के पास। अब एशियन एशियन फॉर्म्ड होता है 1967 में, 5 कंट्रीज फॉर्म करती हैं, इसको बोलते हैं बैंकॉक पैक्ट, बिकॉज क्योंकि वो थाईलैंड में फॉर्म होता है। अब 5 कंट्रीज को आप याद कैसे करेंगे? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, IMPST, इम्पोर्टेंट ST। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड ये मिला के करती हैं। 2003 में 2003 फॉर्म है एशियन कम्युनिटी। 2003 में ये लोग एशियन कम्युनिटी फॉर्म कर लेते हैं, लाइक यूरोपियन यूनियन। पहले तो ये नॉर्मल सा एक ट्रेड ब्लॉक था, 2003 में ये एशियन कम्युनिटी फॉर्म कर लेते हैं। फिर एशियन के जो, जैसे मैंने बताया कि आपको यूरोपियन यूनियन पे 12 स्टार होते हैं उनके फ्लैग पे, ऐसे एशियन के स्टार जो फ्लैग होता है उस पर 10 पैडी फील्ड, पैडी पैडी की स्टॉक्स होती हैं, जो बताती हैं 10 अलग अलग कंट्रीज। आज की डेट में एशियन में 10 कंट्रीज हैं। फिर 1994 में ये बना लेते हैं एशियन रीजनल फोरम। अब एशियन रीजनल फोरम क्या चीज़ है? एशियन रीजनल फोरम एकमात्र फोरम है यूरोप में, एशिया में, जहाँ पे लोग पॉलिटिकली बात कर सकते हैं। और ये सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को देखता है, जब ये बात करते हैं तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। तो एक लाइन लिखी थी वहाँ पे, ARF इज द ओनली फोरम इन एशिया दैट प्रोवाइड अ पॉलिटिकल फोरम फॉर एशियन कंट्रीज। तो ये पॉलिटिकल फोरम भी है, ठीक है। एशियन प्ले इंपॉर्टेंट। अब एशिया ने कहाँ का इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? कंबोडिया में किया है और तिमूर क्राइसिस में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अपना हाथ में योगदान दिया है। अब चाइना पहले तो आइसोलेशन में रह रहा था। 1972 एग्जैक्ट ईयर पूछा जाता है कि चाइना ने अपनी जो आइसोलेशन खत्म कर 1972 में। उस टाइम पे उनका जो प्रीमियर हुआ करता था उसका नाम था जो एनलाए। उसने मॉडर्नाइजेशन के लिए 4 चीजें बोली, टेक्नोलॉजी लाओ, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करो, इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करो और साइंस लाओ। डियान जिनपिंग जो था, उन्होंने अनाउंस किया ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी जो थी वो डियान जिनपिंग की थी, ओपन डोर पॉलिसी। ये पूछी जाती है कि ओपन डोर पॉलिसी किसकी थी? डियान जिनपिंग, और दैट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म। नेक्स्ट कम्स इज साउथ ईस्ट एशियन सिंस 1940। अभी एक टाइमलाइन है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में 1947 तक क्या हुआ। 1947 से क्या हुआ? सिंस 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में होती है। इंडस वाटर ट्रीटी होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसको ब्रोकर कौन बनता है इसका? वर्ल्ड बैंक। अब आपको पता होना चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो मेनली है इंडस, IJC, RBS। तो ऊपर की 3 उनको मिलती हैं, इंडस, झेलम और सतलुज। राबी, ब्यास। इंडस, IJC, इंडस, झेलम और चेनाब मिलती है पाकिस्तान को, और राबी, ब्यास और सतलुज मिलती है इंडिया को। 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट होता है, वॉर होता है इंडिया पाकिस्तान का, उसका ताशकंद एग्रीमेंट होता है। ताशकंद आज के टाइम टाइम में उज्बेकिस्तान में। फिर उसके बाद इसी टाइम 96 में 6 पॉइंट मुजीबर रहमान देता है कि बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को कैसे बेटर किया जा सके उस टाइम पे। 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंस हो जाता है और रशिया इंडिया की फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है।
1972 में शिमला एग्रीमेंट होता है इंडिया और पाकिस्तान इसके बांग्लादेश के बीच में। इसमें इंदिरा गांधी और वहाँ की बेनजीर भुट्टो होती हैं जो साइन करती हैं। ताशकंद एग्रीमेंट बताना भूले, ताशकंद में कौन थे? ताशकंद मेरे ख्याल से लाल बहादुर शास्त्री थे और उस तरफ से थे उनके अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट था। और इसमें इसमें है हमारी इंदिरा गांधी एंड बेनजीर भुट्टो। फिर 1974 में हम स्माइलिंग बुद्धा कर देते हैं फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, और सेकंड में और फर्स्ट में कितना डिफरेंस? 24 साल का डिफरेंस है। 1998 में हम सेकंड अपना पोखरान करते हैं। 1985 में सार्क फाउंड होता है। 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन भेजता है? ये जाती है राजीव गांधी के टाइम पे, और बुलाता वापस कौन है? 1993 में वापस बुलाई जाती हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो उसे वापस बुलाते हैं। और ये फेलियर था हमारा वहाँ पे, एक तरीके से हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं था। 1999 में वाजपेयी लाहौर जर्नी करते हैं। 2001 में वाजपेयी और मुशर्रफ की आगरा समिट होती है। ये इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को कॉर्डियल बनाने की लगी थी, बट दे आर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, क्योंकि 1999 के बाद फिर हमारी कारगिल हो गई थी और ये एक बिल्कुल अनसक्सेसफुल मीटिंग थी। 2004 में 12th सार्क समिट होती है और इस्लामाबाद में वहाँ पे साफ्टा बनाया जाता है। ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक रीजनल ब्लॉक है। अब ये यूएनओ है, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट थी एनसीईआरटी की। यूएनओ वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी आउट ऑफ हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। यूएनओ इसलिए नहीं बनाया गया है ताकि ह्यूमैनिटी को स्वर्ग तक पहुंचा दे, बट इसलिए बनाया गया कि ह्यूमैनिटी को नर्क से बचा सके। डैग हैमरशोल्ड सेकंड यूएन जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये बोला है। फिर चर्चिल बोलता है यूएन के बारे में, जॉ इज बेटर देन वॉर वॉर। कम से कम मुंह इसका मतलब ये हुआ कि यूएन में आके लोग बात करेंगे, बहस करेंगे, वो बेटर है कि वो वॉर करें। 1940, अब यूएन कैसे फाउंड हुआ? 1941 में अटलांटिक चार्टर होता है रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच में, मतलब यूएसए और यूके के बीच, ब्रिटेन के बीच में। तो यूएन की बात की जाती है, और यूएन जो शब्द है वो रूजवेल्ट चर्चिल साहब ने दिया है, चर्चिल ने वो दिया है। रूजवेल्ट ने दिया है, आई एम सॉरी, मतलब कॉइन किया है 1943 में। फिर तेहरान डिक्लेरेशन होती है 3 पावर में। अब इसको यहाँ पे यूएसएसआर को जोड़ लिया जाता है। 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस आती है, डेट पूछी जाती है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ भी टॉक होती है यूएन के ऊपर। फिर फाइनली 45 में, जून 45 में 50 नेशन साइन कर देते हैं। 51 बोला जाता है पर लेकिन पोलैंड ने साइन नहीं किया था, और 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें। अब इम्पोर्टेंट यूएन सेक्रेटेरिएट, फर्स्ट जो सेक्रेटरी जनरल थे वो ट्रिगवेली थे। उनका पूछा था कहाँ से थे, वो नॉर्वे से थे। सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान में करवाया। कश्मीर इशू को उन्होंने टैकल किया और कोरियन वॉर को उन्होंने टैकल किया। सेकंड हैंड डैग हैमरशोल्ड कॉल्ड, इन्होंने यूएन को बोला है वियर्ड पिकासो बोला है इन्होंने यूएन को। इनके टाइम पे स्विस कैनल क्राइस हुई थी और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1961 में। थर्ड है यू थेरेंट, ये लाइन से मैंने बताया बिल्कुल सीक्वेंस है। ये पहले एशियन बंदे थे जो सेक्रेटरी जनरल बने थे। क्यूबन क्राइस इनके टाइम पे हुआ है और इन्होंने यूएन पीस कीपिंग फोर्स को फॉर्म किया। इनके टाइम पे यूएन की पीस कीपिंग फोर्स फॉर्म हुई है। और ये याद रखना है आपको कि इनके टाइम पे क्यूबन मिसाइल क्राइस हुआ था, पहला एशियन बंदा था जो यूएन का सेक्रेटरी जनरल बना था। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो है बॉटर्स गाली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ये इजिप्ट से थे और इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, एन एजेंडा फॉर पीस, जिसके बेसिस के ऊपर सिक्योरिटी की बात की जाती है। फिर कोफी अन्नान थे, ये घना से हैं। इन्होंने यूएस लेड इन्वेजन इन इराक को इलीगल बताया था और इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है 2002 या 3 में मेरे ख्याल से। ये थे इम्पोर्टेंट सारे यूएन के सेक्रेटरी जनरल। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा। ये एटलीस्ट आपको 10 नंबर देके जाएगी यूएन यूजीसी नेट में। अगर आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में देंगे आपको 5 से 10 नंबर बड़े प्यार से ये आपको वीडियो या पीडीएफ देके जाएगी। ये जो डेट्स हैं ये बार बार एनसीईआरटी की डेट्स इसलिए पूछी जाती हैं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।